हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। तो लास्ट क्लास हमने हमारे सिलेबस का जो सेकंड चैप्टर था जिसका नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उस चैप्टर के साथ हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन हमने शुरू किया था। और शुरू का जो पहला 10 पॉइंट है वो 10 पॉइंट मैंने अच्छे से आपके साथ इन डेप्थ जाके डिस्कस किया था। और आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो हम लोग 11वें पॉइंट से 11वें पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और मैंने आप सबको बोला था कि लास्ट जो 10 पॉइंट मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा देख के आने, थोड़ा रिवाइज करके आने। होप आप सबने उसको किया होगा अच्छे से। तो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है नीड फॉर टेक्नोलॉजी इन एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले ये जानो कि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसे यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी वर्ड है, टेक्नोलॉजी जो वर्ड है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कैसे लिंक करते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में ना, जब आप लॉन्ग टाइम तक एक बिजनेस को चलाते हो तब उस बिजनेस में आपको कुछ नया चीज लाने का जरूरत पड़ता है। आपका जो बिजनेस का मोनोटोनस बिहेवियर है, उस मोनोटोनस बिहेवियर से आपको निकलने के लिए आपको आपके बिजनेस में कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा। और इस इनोवेशन को लाने में टेक्नोलॉजी जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है। एट द सेम टाइम, आपका जो करंट बिजनेस चल रहा है, जिस हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हो, उस चीज को भी अगर आपको इम्प्रूव करना है, आप जिस हिसाब से काम करते हो, आप जिस हिसाब से किसी चीज को बेचते हो, इन सब चीजों को अगर आपको इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, मार्केट में टिके रहने के लिए, अगर आपको बाकियों से कुछ अलग करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है, देखो, एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। देखो, अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं, इन दैट केस अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, इसका मतलब लेबर ज्यादा यूज करते हैं उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, तो काम का जो एफिशिएंसी है, जो काम का प्रोडक्टिविटी है, वो काफी कम होता है। क्योंकि अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव काम करते हैं तो उसमें ह्यूमन एरर्स जो है उसका सहयोग रहता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, हम लोग अगर लेबर्स को रिप्लेस करके नया नया मशीनरी लाएं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन्स लाएं, तो क्या होगा, हमारा जो काम है उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो एफिशिएंसी है, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ से रिलेटेड है, देखो, कि एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका एफिशिएंसी बढ़ाना है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी को आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, देखो, कॉस्ट रिडक्शन। जब हम लोग अपने बिजनेस में लेबर्स को ज्यादा यूज करते हैं ना, तब हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्योंकि कंपेयर टू मशीन्स, लेबर्स के जो एफिशिएंसी होते हैं ना वो कम होते हैं। मान के चलो, एक लेबर पूरा दिन काम करके 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग वहीं पे एक मशीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो सेम 8 घंटा में ना 250-300 यूनिट हमको फिनिश गुड्स निकाल के देगा। इन दैट केस हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टेक्नोलॉजी को लाने की वजह से कम हो जाता है कंपनी में। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी। जब लेबर कोई काम को करता है, इन दैट केस क्या होता है, उसके साथ ह्यूमन एरर्स, मैंने जैसे बोला कि ह्यूमन एरर्स उसके साथ लग के आते हैं, मतलब ह्यूमन एरर्स होंगे ही जब लेबर काम करेंगे। उसमें क्या होता है ना, जो फिनिश गुड्स निकलता है, जब लेबर हाथ से बनाता है कोई चीज को, तो उसमें छोटा मोटा क्वालिटी इश्यूज रहते हैं, छोटा मोटा उसमें क्या बोलते हैं, भूल त्रुटि रहता है, हल्का सल्का। लेकिन वहीं पे जब आप मशीन से वही काम कराते हो, तो मशीन का जो फिनिशिंग है, मशीन जो प्रोडक्ट निकालता है, जो फिनिश गुड्स निकालता है, वो काफी एक्यूरेट होता है। उसमें जो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो काफी क्लीन रहता है, वो काफी बेहतर रहता है। तो जो आपका फिनिश गुड्स का क्वालिटी है, वो भी क्वालिटी इंप्रूव होता है अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो। अगला जो है वो है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। देखो, ग्लोबल मार्केट्स में ना, जो बड़े बड़े बिजनेसेस एस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत दिन पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसीलिए उनका जो कॉस्ट है वो कम है, उनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो कम है, उनका प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बेहतर है। तो अगर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना है,
इन दैट केस आपको भी अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, ताकि आपका भी कॉस्ट रिडक्शन हो सके, आपका भी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बेहतर हो सके, आपका भी जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, जो एफजी का माने फिनिश गुड्स का जो क्वालिटी है, वो बेहतर हो सके। तो अगर आपको ग्लोबल मार्केट में जाना है, ग्लोबल कंपेटिटर्स के साथ compete करना है, तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है सस्टेनेबल बिजनेस प्रोसेस। देखो, सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है, ये अभी तक आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से इस चैप्टर में भी इस वर्ड को समझाया है और लास्ट चैप्टर में भी इस वर्ड को मैंने अच्छे से समझा के रखा है। ठीक है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है, तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ आपके बिजनेस का जो लॉन्जेविटी है, वो बेहतर होगा। टेक्नोलॉजी के साथ आपके बिजनेस का जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने का मतलब ये है कि मार्केट में आपका जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन जो ऑफर कर रहा है, आप कुछ अलग ऑफर कर रहे हो, आप कुछ बेहतर ऑफर कर रहे हो। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दोगे, आपका जो है ना, प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर हो जाएगा। यह तो मैं पॉइंट नंबर सी में ही आपको बोला। जैसे ही आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर हो जाता है, तो क्या होता है, आपका मार्केट में जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपका जो प्रोडक्ट है, वो डिस्टिंग्विश हो पाता है। आपका जो प्रोडक्ट है, उनसे बेहतर हो पाता है, कुछ अलग हो पाता है। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आपको अपने बिजनेस में गेन करना है, तो टेक्नोलॉजी को आपको अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके। अगला जो पॉइंट है वो है बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसा को मैनेज करना। ठीक है। जिसमें कि अकाउंटिंग आता है, बजटिंग आता है, कॉस्टिंग आता है। ठीक है। ये सब चीज में क्या होता है ना, आप अपने बिजनेस का जो फाइनेंस है, अपने बिजनेस का जो पैसा है, उसको आप अच्छे से मैनेज करते हो। ठीक है। तो अगर अपने बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो आपका बिजनेस का जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो काम है, ये आप कंप्यूटर्स में कर सकते हो, ये आप ऑटोमेटेड वे से कर सकते हो। ठीक है। तो आपका जो अकाउंटिंग का काम है, आपका जो बजटिंग का काम है, ये सब काम आप बेहतर एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का ये कुछ 6-7 इंपॉर्टेंस है, जो अगर आप याद कर लोगे अच्छे से, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा आप इसके बारे में 1-2 लाइन लिख के आ जाओगे, तो आपको इनफ अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो, सबसे पहले एकोमोडेशन जो वर्ड है, उस वर्ड को समझो। एकोमोडेशन मतलब रहने का जगह। ठीक है। और इंडस्ट्री को अगर हम एकोमोडेशन के साथ जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इंडस्ट्री का रहने का जगह। ठीक है। जहां पे मतलब एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन में जब हम कोई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करवाते हैं, जब एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री को फ्लरिश होने के लिए सब कुछ देते हैं, तो उस फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम लोग इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, अकोमोडेशन इज इक्वल टू प्लेस टू स्टे। इसका मतलब रहने का जगह। इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन refers to a particular place mostly provided by government or a particular zone or hub or a designated area in a city that is used for the establishment of industries। इसका मतलब इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन एक पर्टिकुलर जगह को या फिर एक जोन को, एक हब को इंडिकेट करता है, जिसको गवर्नमेंट ज्यादातर प्रोवाइड किया करते हैं, और उस जगह में हम लोग इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, देखो, एसईजेड। एसईजेड का मतलब हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जब आप हायर क्लास में जाके जीएसटी वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें एसईजेड का आपको अच्छे से मीनिंग पता चलेगा। मोटा मोटा ये जान लो कि एसईजेड एक ऐसा स्पेशल जगह है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट टैक्स बेनिफिट्स दिया करती है। ओके। देखो, 13 नंबर जो पॉइंट है वो है स्टेट द नीड फॉर इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन जो वर्ड है, उसका मीनिंग तो समझा लिया मैंने आपको। इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन को अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में लाते हैं, अगर हम इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या क्या फायदा होगा, अब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहला फायदा क्या लिखा हुआ है, एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन एक प्लेस है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारा एड देती है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश होने के लिए जो जो
चीज का जरूरत है उस चीज को अवेलेबल करवाती है। तो अगर इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन होता है तो जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। वहां पे रोड बेहतर होगा, वहां पे जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो बेहतर होगा। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन को, सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप को इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन होने से इन चीजों से फायदा मिलता है। ठीक है। अगला जो है वो है रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट के बाद मैंने देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, प्लेस ऑफ बिजनेस, लेबर एंड टैक्स बेनिफिट। देखो अगर इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन गवर्नमेंट लाती है तो एक एंटरप्रेन्योर का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होता है? उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है उस स्पेशल जगह में काम करने के लिए। उसका जो लेबर है उसका मतलब क्या बोलते हैं, चीप लेबर एक्सेसिबल होता है उस जगह पे उसको। उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पे वो काम कर रहा है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस उसको कम पैसे में मिलता है। ठीक है। अगर मान के चलो शहर का एक स्पेशल जगह है जहां पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन देना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी एंटरप्रेन्योर्स को कि भाई साहब तुम लोग यहाँ पे आओ, अपना इंडस्ट्री बसाओ, अपना बिजनेस बसाओ। ये जगह का जो भाड़ा है हम तुमसे कम लेंगे, हम तुमको यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल करवाएंगे, यहाँ पे अगर आप तुम आके काम करोगे तो तुमको हम टैक्स बेनिफिट देंगे। तो क्या हो रहा है, इन जनरल अगर कोई इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन में जाके अपना बिजनेस खोलता है ना, तो उसको कॉस्ट रिडक्शन मिलता है अपने बिजनेस में। ओके। अगला जो है वो है एक्सेस टू स्किल्ड लेबर। ये तो मैंने उसमें ही बोला पॉइंट नंबर बी में, कि जब आप इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन में अपना बिजनेस को ले जाके स्थापित करते हो, जब वहां से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो, तो क्या होता है ना, आपको जो लेबर वहां पे मिलता है, मतलब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने के लिए आपको जो लेबर चाहिए वो काफी कम कॉस्ट में आपको उस जगह पे मिल जाता है। ठीक है। जो लेबर का वेज है इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन के आसपास ना, बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, चीप लेबर्स का एक्सेसिबिलिटी होता है। ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन में जाके अपना बिजनेस करोगे तो आपको लेबर में भी कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। ओके। अगला जो पॉइंट है वो है इजियर टू मैनेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। गवर्नमेंट जब इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन बनाती है, वो एक ऐसे ही जगह में अपना वो डेजिग्नेटेड प्लेस को सिचुएट करती है ना, जहां से आपका जो एक्सेसिबिलिटी है, जहां से आपका जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है वो बिजनेसमैन को इजी पड़े, जहां से फिनिश गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिजनेसमैन को इजी पड़े। मतलब गवर्नमेंट सोच समझ के बनाती है इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन, ताकि वहां पे आके जो लोग बिजनेस करे उनको रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है उसको मैनेज करने में, और फिनिश गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज को भी मैनेज करने में आसानी हो। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है शेयर्ड एमिनिटीज। देखो इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन में गवर्नमेंट बहुत सारा अलग अलग टाइप का सुविधा देती है, एमिनिटीज देती है। जैसे कि लोडिंग डॉक हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, पार्किंग स्पेस हो गया। ये सब ना शेयर्ड होता है इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन में। अगर एक बिजनेसमैन होता है जो इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन के बाहर जाके अपना बिजनेस सेटअप करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो लोडिंग डॉक है वो खुद के कॉस्ट में लेना पड़ेगा, उसको स्टोरेज फैसिलिटी खुद के कॉस्ट में लेना पड़ेगा, उसको पार्किंग स्पेस खुद के कॉस्ट में लेना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही बिजनेस अगर वो इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन के अंदर जाके एस्टेब्लिश करता है, तो क्या होगा, वहां पे ऑलरेडी लोडिंग डॉक, पार्किंग फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन सब चीजों के लिए उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर वो इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन में आके अपना बिजनेस करता है तो उसका कॉस्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि उसका जो एमिनिटी है वहां पे वो शेयर्ड है। काफी लोग मिलके उस एमिनिटी का एक साथ लुफ्त उठाते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जब इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन करती है तो वो शहर से थोड़ा दूर करती है, ताकि एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इफेक्ट है बिजनेस का वो रिड्यूस हो सके। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स जब अपना बिजनेस इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन में लेके जाके बसाते हैं ना, तब क्या होता है, एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इफेक्ट है बिजनेस का वो कम हो जाता है। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग। गवर्नमेंट, मैंने पहले ही बोला कि जब इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन को गवर्नमेंट बनाती है तब इस चीज को माथा में रख के बनाती है कि वो जो जगह है, जो जगह डिसाइड करती है ना गवर्नमेंट, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत बेनिफिशियल हेल्पफुल जगह होता है। तो इन सब जगहों में ना जो एक्सपोर्ट करने का गुड्स जब आप बना लोगे तो उस गुड्स को इंडिया से बाहर बेचने का जो फैसिलिटी है वो सब बहुत इजीली अवेलेबल होता है इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन में। ठीक है।
तो आई गेस जो इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन का इंपॉर्टेंस था वो अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। देखो ये जस्ट फॉर नॉलेज है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला है, लेकिन जान लो कि होता क्या है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो मैं तब से बोले जा रहा हूँ ये होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर या फिर प्रोसेस करने के लिए और गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रीज के अंदर, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग एक साथ मिला के इंडस्ट्री बोल देते हैं। जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, ये सब इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रोल ऑफ इंडस्ट्री इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो इंडस्ट्री है, अगर एक साथ जुट होके सब काम करे तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला जो फायदा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है ना, वहां के रोड्स अच्छे हो जाते हैं। वहां पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि बिजली, ठीक है, बेटर कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो जहां पे इंडस्ट्री होता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर अवेलेबल होता है। ठीक है, अगला जो चीज है वो है प्रोवाइडिंग फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब एक एंटरप्रेन्योर एक इंडस्ट्री में जाके अपना बिजनेस को बसाता है तो वो 10 आदमियों के साथ मिलता है जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। इन दैट केस उसको फंडिंग मिलना, इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत ईजियर हो जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड हेंस ग्रोथ। जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करोगे, आप कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, उसके साथ मिलके अपना बिजनेस को चला सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो ग्रोथ है कंपनी का, आपका बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बेहतर होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कोई भी इंडस्ट्री में, सॉरी, कोई भी मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आता है ना, तो सबसे पहले एक इंडस्ट्री में वो इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं अपना बिजनेस कोई ऐसे जगह में कर रहा हूँ जहाँ की, सॉरी, जहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड है, तो क्या होगा, जैसे ही कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा, मेरे इर्द गिर्द कोई ना कोई उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद मैं भी उस टेक्नोलॉजी को देख पाऊंगा, कुछ दिन बाद मैं भी उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपने बिजनेस को इंडस्ट्री जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है वहां से काफी दूर ले जाके एस्टेब्लिश करता हूँ, तो ये जो नया टेक्नोलॉजी आने का खबर है, ये टेक्नोलॉजी आने का जो खबर है, ये खबर मेरे तक आते आते भाई साहब बहुत लेट हो गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं इंडस्ट्री में अपना बिजनेस को जाके एस्टेब्लिश करता हूँ, जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका भी जो एक्सेसिबिलिटी है वो मेरे को फास्टर होगा। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। जहां पर भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड होता है ना, उस इंडस्ट्री को बहुत सारे लेबर्स का जरूरत पड़ता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ। तो कभी अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होता है तो इकोनॉमी में जो जॉब है वो जॉब का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्री अगर कहीं पे एस्टेब्लिश होता है तो आसपास के लोगों को जॉब मिलता है। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रोमोटिंग इनोवेशन। जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहां पे ना आपको फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इजीली अवेलेबल होगा। और जहां पे आपको फंडिंग और इन्वेस्टमेंट इजीली अवेलेबल है, वहां पे आपको अपने बिजनेस में इनोवेशन लाने में बेहतर हेल्प मिलेगा। आपका जो बिजनेस में इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा अगर आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं तो। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेल एस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन्स। जहां पे इंडस्ट्री है वहां पे जो सप्लाई चेन है, मतलब रॉ मटेरियल जो आ रहा है कंपनी तक और कंपनी से जो फिनिश गुड्स निकल के बाहर जा रहा है, इस चेन को हम लोग सप्लाई चेन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये इंडस्ट्री जहां पे एस्टेब्लिश्ड है वहां पे ये सप्लाई चेन वाला प्रोसेस बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो अगर आप अपने बिजनेस को इंडस्ट्री में ले जाके, मतलब जहां पे इंडस्ट्री है वैसे कोई एरिया में ले जाके एस्टेब्लिश करते हो, तो उस सप्लाई चेन का जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपको भी मिल सकता है। ओके, तो ये भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप में एक हेल्प करेगा अगर आप इंडस्ट्री के आसपास अपना या फिर इंडस्ट्री में जाके अपना प्लेस ऑफ बिजनेस को डिसाइड करते हो तो। लास्ट जो है वो है सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जहाँ पे फंडिंग है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है,
वहां पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला प्रोसेस होगा उसको सपोर्ट करने के लिए 10 लोग आपके पास उठ के आएंगे कि भाई साहब तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, मैं पैसा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप अपने बिजनेस को कहीं दूर दराज इलाके में जाके एस्टेब्लिश करोगे तो कोई आपको नहीं पहचानेगा, कोई आपको हेल्प नहीं करने आएगा। ठीक है, आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है वो आपको खुद ही फंड करना पड़ेगा। और अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर है, नया एंटरप्रेन्योर है, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। और वो अल्टीमेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को फंड भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्री का जो इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो रोल है वो आई गेस क्लियर होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। देखो, एसोसिएशन कुछ लोगों के एक साथ आने को हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या फिर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन एक ऐसा बॉडी होता है, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इंडस्ट्री के सब लोगों का जो मतलब क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री का जितने भी लोग हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट्स के लिए काम करता है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री में कोई आदमी का जो राइट है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उसके खिलाफ जो ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठाती है उसको हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है इंडस्ट्री एसोसिएशन में। इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द interests and rights of all the persons who are associated with the industry। इसका मतलब इंडस्ट्री एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है किस चीज को, इंटरेस्ट्स को और राइट्स को। किसकी? इंडस्ट्री के साथ जो जो पर्सन्स एसोसिएटेड है उन सारे पर्सन्स की। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री के सारे पर्सन्स की राइट्स और इंटरेस्ट को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन बोलते हैं। वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन में देखो क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज नोन एज एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर्स के राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन या फिर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको जानेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है देखो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये जो एसोसिएशन है इनका क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट में, बेहतर बेटरमेंट में। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन। ये जो एसोसिएशंस है ना, ये एक एंटरप्रेन्योर्स को दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ जोड़ती है। ठीक है, अगर एक एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो ये एसोसिएशन उस एंटरप्रेन्योर को एक और एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ने में मदद करेगी जिसके पास आइडिया नहीं है, पैसा है। तो अल्टीमेटली जाके क्या होगा, एक के पास आइडिया है, एक के पास पैसा है, दोनों अगर कोलैबोरेशन में आके काम करेंगे तो उनका जो बिजनेस है वो फ्लरिश करेगा। तो ये जो कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटी है ये एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो बड़ी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बिजनेस चलाने के लिए जो एजुकेशन, जो ट्रेनिंग का जरूरत है, उस ट्रेनिंग को ये एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन देते हैं उन लोगों को। ठीक है, जो नए नए बड़ी एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ वर्कशॉप्स अरेंज करवाते हैं। ठीक है, ताकि उस वर्कशॉप में आके बड़ा बिजनेसमैन ज्ञान दे और जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स उस वर्कशॉप को ज्वाइन करके उन बड़े बिजनेसमैन से बिजनेस के बारे में नई नई बातें सीखते हैं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है फंडिंग असिस्टेंस। अगर कोई एंटरप्रेन्योर को पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन उसको असिस्ट करती है, सपोर्ट करती है, हेल्प करती है ताकि वो पैसा पा सके। ठीक है, वो लोगों के साथ बात करती है, हेल्प करती है उस एंटरप्रेन्योर को ताकि उसको पैसा मिल सके। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड्स मार्केटिंग एक्सेस। देखो, मार्केटिंग का मीनिंग क्या हुआ, मैंने पहले भी बोल रखा है कि जब आप अपने गुड को या फिर अपने सर्विस को प्रमोट करते हो और सेल करते हो, इस प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जिसके पास एक पोटेंशियल अच्छा गुड है, अच्छा सर्विस है,
लेकिन उसके पास पैसा नहीं है उस चीज को मार्केट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इन दैट केस जो एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन है वो उस एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं अपने गुड या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए। ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो है लीगल सपोर्ट। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई लीगल लिटिगेशन में या फिर कोई लीगल कोर्ट कचहरी वाला झमेला में फंस जाता है, ठीक है, इन दैट केस जो एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन है वो उस एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं ताकि वो उस लीगल मैटर से अपने आप को बाहर निकाल सके। ओके। अगला जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स, एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू अदर्स। एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन जो है ईयरली या फिर क्वार्टरली फंक्शंस अरेंज करते हैं, अवार्ड फंक्शंस अरेंज करते हैं, और अवार्ड फंक्शंस में वो लोग एनालाइज करके कुछ लोगों को अवार्ड्स देते हैं। उससे क्या होता है, जिसको अवार्ड मिला उसका तो मॉरल डेवलपमेंट हुआ ही, उसको तो खुशी मिला ही, मोटिवेशन मिला ही। ऑन द अदर हैंड जो लोग देख रहे हैं उस लोग उसको, ठीक है, उन लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो ये अवार्ड फंक्शन जो एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन अरेंज करवाते हैं ना, इससे भी एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन मिलता है बेहतर काम करने के लिए, बेहतर बिजनेस करने के लिए। ओके। अगला जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू रिसोर्सेस। देखो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप मान के चलो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारा अलग अलग टाइप का रिसोर्सेस का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आपको जगह चाहिए, पैसा चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है। तो ये सब अलग अलग जो रिसोर्सेस है, कभी कभार क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स को काफी दिक्कतों के साथ चलना पड़ता है इन सब रिसर्च, सॉरी, इन सब रिसोर्सेस को अरेंज करने के लिए। तो इस वे में, मतलब इस समय पर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन जो है वो उस एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स अपना जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं जिसके मतलब जिसको लेके वो अपना बिजनेस को चलाना चाहता है, उस रिसोर्स को अरेंज करने में एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन उस एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं। ओके। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको क्लियर होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो वर्ड है, इन इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे उस ग्रुप के मेंबर्स ही एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ओके। जो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल मोस्टली बिलोंगिंग टू द सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो भी उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो सेम सोशल सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, who come together to solve their common problems and improve their living conditions। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एकजुट होते हैं ताकि उनका जो कॉमन प्रॉब्लम है उस कॉमन प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व कर सके और एक दूसरे के लिए एक बेहतर लिविंग कंडीशन ला सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर कर सके। ठीक है। These groups mostly consist of women and ideally have 10 to 20 members। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं इनमें ज्यादातर जो मेंबर होते हैं वो वुमेन होते हैं, लड़कियां होती हैं, और इस ग्रुप का आइडियली नॉर्मली 10 से 20 मेंबर होता है। ओके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ नटशेल अगर हम एक लाइन में बोले तो एक ग्रुप है जहां पे सेम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन से बिलोंग करने वाले कुछ लोग एक साथ आते हैं और वो अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक दूसरे के लिए एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाते हैं। ओके। ये अब इन्हीं का जो रोल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, उस रोल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला है एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस। देखो माइक्रो फाइनेंस का मतलब हो गया कि जब आपको पैसे का जरूरत है लेकिन उस पैसे का जो अमाउंट है वो काफी छोटा है, इन दैट केस उसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर कोई एक मेंबर है जिसको पैसे का जरूरत है, ठीक है, इन दैट केस ग्रुप्स के मेंबर सब लोग कुछ कंट्रीब्यूट करके उस मेंबर को वो पैसा दे देते हैं। ओके। अगला जो है, सॉरी, अगला जो पॉइंट है वो है स्किल डेवलपमेंट। अगर मेंबर्स के पास स्किल नहीं है, मान के चलो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उसमें 20 मेंबर्स है, ठीक है, 10 मेंबर्स के पास कोई चीज का स्किल नहीं है, वो लोग बेकार बैठे रहते हैं, और अगले जो 10 मेंबर हैं उनके पास किसी ना किसी चीज का स्किल है। तो ये 10 मेंबर्स बाकी 10 मेंबर्स को एडुकेट करेंगे, उनका जो स्किल है उसको डेवलप करेंगे ताकि वो भी अपने लिए एक लिविंग अर्न कर सके। ओके। अगला जो है पॉइंट वो है
एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखो मैंने सबसे पहले बोला कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादातर इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो लड़कियां होती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए भी काफी कारगर साबित होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में बजटिंग, सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में एडुकेट करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं। ठीक है, अगर किसी को पैसा बचाना नहीं आता हो, अगर किसी को अपने पैसे को सही जगह में एलोकेट नहीं करने आता हो, ठीक है, इन दैट केस सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई मेंबर जिसको इन सब बारे में एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि उन बाकी मेंबर्स को भी फाइनेंशियल लिटरेसी हो जाए। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है एनकरेजमेंट ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना एक दूसरे का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतर करने के लिए काम करता है। तो अगर एक लोकेलिटी में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है और उस लोकेलिटी में मान के चलो अ, कोई एक कमोडिटी उस लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्फेक्शनरी का बात करता हूँ, मतलब बेकर है कोई, ठीक है, अगर उस लोकेलिटी में किसी के पास, मतलब उस लोकेलिटी में कोई केक का दुकान नहीं है, ठीक है, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बंदे हैं ये लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि चलो हम लोग हम ही में से किसी एक को चुनते हैं जो कि हमारे लोकेलिटी में केक का बिजनेस शुरू करेगा, ताकि हमारे लोकेलिटी के जो लोग हैं उनको केक खरीदने के लिए 10, 12, 15 मील दूर ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, एक लोकल छोटा सा जगह में अगर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना हो, इन दैट की सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उस चीज को एड करते हैं, उस चीज को सपोर्ट करते हैं, ताकि लोकल जो जगह है उस जगह में जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो नीड है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, अगला जो पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है सपोर्ट्स द होल कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी में कोई चीज का प्रॉब्लम चल रहा है, इन दैट केस ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उस पूरे कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए आगे आता है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन अ नटशेल बोले तो ये अपने मेंबर्स को तो हेल्प करते ही हैं, उसी के साथ साथ जिस कम्युनिटी के पार्ट हैं वो, जिस कम्युनिटी से वो लोग बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी में भी अगर कोई दिक्कत आता है, इन दैट केस ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उस कम्युनिटी का दिक्कत को भी सॉल्व करने के लिए ये लोग आगे आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो डिस्कशन है हम लोग इसी पॉइंट तक रखते हैं। अगला जो क्लास होगा, यानी कि इस सेकंड चैप्टर का जो थर्ड क्लास होगा, उस क्लास में मैं इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आज मैंने कुछ 9 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, तो नेक्स्ट जो क्लास है वो काफी जल्दी आएगा और आप इस 9 पॉइंट्स को अच्छे से एक बार घर में रिवाइज करके आना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड रीडिंग टाइम।